आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में एक ऐसे गहरे रहस्य से पर्दा उठेगा जिसने दशकों से दुनिया भर के इतिहासकारों को हैरान कर रखा है। जरा सोचिए, एक 5000 साल पुरानी बेहद उन्नत और शांतिप्रिय सभ्यता जो अपने समय से कहीं आगे थी, लेकिन फिर अचानक एक खामोश खंडर में तब्दील हो गई। बिना किसी बड़े युद्ध के निशान के, बिना किसी राजा के महल या विशाल मकबरे के, एक पूरी की पूरी सभ्यता बस गायब हो गई। ये सिर्फ ईंटों और पत्थरों की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे खोए हुए साम्राज्य की दास्तान है जिसकी गूंज आज भी हमारे शहरों में सुनाई देती है। ठीक है, चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। बात साल 1856 की है। ब्रिटिश इंजीनियर जॉन और विलियम ब्रंटन कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। उन्हें ट्रैक के नीचे बिछाने के लिए मजबूत पत्थरों की जरूरत थी, और तभी उन्हें पास ही हड़प्पा के खंडरों में हजारों बेहतरीन पकी हुई ईंटें मिल गईं। बिना ये समझे कि वो आखिर क्या कर रहे हैं, उन्होंने उन शानदार ईंटों को उखाड़ा और रेलवे ट्रैक के नीचे बिछाना शुरू कर दिया। ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। एक अति आधुनिक 19वीं सदी का रेलवे नेटवर्क अनजाने में ही एक 4000 साल पुरानी महान सभ्यता की कब्र पर बनाया जा रहा था। इस महान सभ्यता के सामने आने की कहानी भी किसी जासूसी उपन्यास से कम नहीं है। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के खोजी ने इन वीरान खंडरों को देखा था, लेकिन सच कहूं तो किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर 1850 और 70 के दशक के बीच अलेक्जेंडर कनिंघम को वहां से कुछ रहस्यमयी मोहरें मिली, लेकिन असली सफलता मिली 1920 के दशक में। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की, और ठीक एक साल बाद वहां से 590 किलोमीटर दूर राखालदास बनर्जी को मिला मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब ही होता है मुर्दों का टीला। इन दोनों खोजों ने रातों रात इतिहास को हजारों साल पीछे धकेल दिया। जब इस सभ्यता का असली नक्शा सामने आया ना, तो दुनिया भर के विद्वानों के होश उड़ गए। मिस्र और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताओं के कुल क्षेत्रफल को अगर एक साथ मिला भी दिया जाए, तो भी वे सिंधु घाटी के इस विशाल साम्राज्य के सामने बिल्कुल बौनी नजर आती हैं। उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक, और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में ईरान की सीमा तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। इसका आकार इतना विशाल था जिसकी कल्पना करना भी उस समय मुश्किल था। 13 लाख, जी हां, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो विशाल क्षेत्रफल है जिसमें इस महान सभ्यता का साम्राज्य फैला था। जरा सोचिए, आज तक इस क्षेत्र में 1500 से भी ज्यादा बस्तियां खोजी जा चुकी हैं। लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी और चन्हूदड़ो जैसे कई बड़े केंद्र इस विशाल नेटवर्क का हिस्सा थे। ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, बल्कि लगभग एक महाद्वीप के आकार का पूरा तंत्र था जो एकदम सटीक ढंग से काम कर रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी नींव कैसे पड़ी। ये सभ्यता रातों रात शून्य से पैदा नहीं हुई थी। इसकी जड़ें 7000 ईसा पूर्व में बोलन नदी के पास मेहरगढ़ नाम की जगह पर खोजी जा सकती हैं। यहीं पर शुरुआती इंसानों ने शिकार छोड़कर एक स्थायी जीवन की ओर कदम बढ़ाया और गेहूं और जौ की खेती करना शुरू किया। मेहरगढ़ के इन्हीं शुरुआती किसानों ने वो बीज बोया जो हजारों सालों के बाद विशाल हड़प्पा महानगरों के रूप में फला फूला। इसी प्रारंभिक हड़प्पा चरण के दौरान भविष्य के शानदार शहरों का असली ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। इन लोगों ने कच्ची मिट्टी की जगह मजबूत पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करना सीखा, जो बाढ़ से बचने के लिए बेहद जरूरी थीं। तांबे और कांसे जैसी धातुओं से औजार बनने लगे, और सबसे अहम बात, इन्होंने दूर दराज के इलाकों, यहां तक कि अफगानिस्तान तक अपने व्यापारिक रास्ते बना लिए थे, जहां से वो लैपिस लाजुली जैसे कीमती पत्थर मंगवाते थे। यही वो बुनियाद थी जिसने आगे चलकर शहरीकरण के विस्फोट को मुमकिन बनाया। और फिर आता है परिपक्व चरण, यानी शहरीकरण का स्वर्ण युग। ये इतिहास का वो हिस्सा है जो आज के इंजीनियरों को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देता है। 4500 साल पहले सीधी ग्रिड जैसी सड़कें, पकी ईंटों से बने 2 से 3 मंजिला ऊंचे मकान और ढकी हुई नालियों का एक ऐसा एडवांस नेटवर्क जो आज भी कई आधुनिक शहरों के लिए एक सपना है। और तो और वहां निजी फ्लश जैसे टॉयलेट भी थे। ये एक ऐसा सुनियोजित शहर था जिसे देखकर लगता है जैसे किसी मास्टर आर्किटेक्ट ने इसे डिजाइन किया हो। घरों के अंदर की वास्तुकला तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। हर घर के बीच में एक खुला आंगन होता था, अपनी एक निजी रसोई होती थी, और सबसे खास बात, अपना खुद का एक कुआं होता था। सड़कों पर बनी नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर सफाई के लिए बाकायदा मैनहोल बनाए गए थे।
स्वच्छता और साफ सफाई को लेकर उनका ये जुनून उस समय की दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार था जिसने जीवन जीने का एक बिल्कुल नया मानक तय कर दिया था। ये सभ्यता सिर्फ अपने शहरों तक ही सीमित नहीं थी। उनका आर्थिक प्रभाव अरब सागर को पार करता हुआ सीधा मेसोपोटामिया तक पहुंच गया था। मेसोपोटामिया की पुरानी किताबों में मेलूहा नाम का जिक्र मिलता है, जो दरअसल सिंधु घाटी का ही प्राचीन नाम था। मेलूहा को एक बेहद अमीर और भरोसेमंद व्यापारिक भागीदार माना जाता था, जहां से हाथीदांत, सोना, तांबा और कीमती पत्थर निर्यात किए जाते थे। सही मायनों में सिंधु घाटी प्राचीन विश्व की एक ग्लोबल ट्रेडिंग सुपर पावर थी। तो उनका ये व्यापार इतना सफल कैसे था? इसका जवाब उनकी गजब की सटीकता में छिपा है। 16 की संख्या, ये उनके व्यापार का मुख्य आधार थी। उन्होंने व्यापार में ईमानदारी और समानता बनाए रखने के लिए पत्थर के मानक बाट बनाए थे, जो 16 के गुणकों में होते थे। ये प्रणाली इतनी सटीक थी कि हजारों किलोमीटर दूर के शहरों में भी वजन का माप बिल्कुल एक जैसा रहता था। व्यापार में इतनी निष्पक्षता बनाए रखना वाकई कमाल की बात है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि वे न केवल बेहतरीन व्यापारी थे, बल्कि कला के उस्ताद भी थे। वे दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाकर उसका कपड़ा बनाया। उन्होंने गुजरात के लोथल में दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड यानी बंदरगाह बनाया था। चन्हूदड़ों में तो मनके बनाने की विशाल फैक्ट्रियां चलती थीं, और मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की मूर्ति इस बात का पक्का प्रमाण है कि वे धातुओं को पिघलाकर सांचे में ढालने की एडवांस तकनीक में कितने माहिर थे। लेकिन इतने सारे सबूतों के बावजूद एक बहुत बड़ी पहेली आज भी अनसुलझी है। खुदाई में हजारों ऐसी मोहरें मिली हैं जिन पर बाघ, हाथी और एक रहस्यमयी एक सींग वाले जानवर की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के ऊपर एक प्राचीन लिपि लिखी है, और सच कहूं तो आधुनिक विज्ञान और बड़े बड़े विद्वान आज तक इसे पढ़ नहीं पाए हैं। उनके नेता कौन थे? उनका प्रशासन कैसे चलता था? उनकी रोजमर्रा की बातें क्या थीं? ये सारे राज उसी अनपढ़ी लिपि के पीछे खामोश पड़े हैं। यहाँ एक और बेहद अनोखी बात सामने आती है। जब दुनिया की बाकी सभ्यताएं युद्ध और ताकत का प्रदर्शन कर रही थीं, ये संस्कृति पूरी तरह से शांतिपूर्ण थी। वहां न तो कोई बड़े शाही महल मिले हैं और न ही युद्ध के भारी हथियार। इसके बजाय मोहरों पर पशुपति और मातृदेवी की आकृतियां मिलती हैं। पीपल के पेड़ की पूजा और स्वास्तिक का सम्मान योग और प्रकृति के प्रति उनके गहरे जुड़ाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। लेकिन फिर समय का पहिया घूमा और सब कुछ बदलने लगा। 1900 ईसा पूर्व के आसपास वो महान स्वर्ण युग अचानक बिखरने लगा। जो शहर अपनी बेदाग सफाई के लिए जाने जाते थे, वहां सड़कें टूटने लगीं और नालियां जाम होने लगीं। जिन लोगों ने इन शानदार महानगरों को इतनी मेहनत से बनाया था, उन्हें धीरे धीरे अपने घर छोड़ने पड़े और वे पूर्व और दक्षिण की ओर छोटे ग्रामीण इलाकों में बसने के लिए मजबूर हो गए। एक भव्य शहरी पहचान धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में खो गई। अब इस पतन के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि असली कारण क्या था। दशकों तक ये माना जाता रहा कि आर्यों ने हिंसक हमला करके इस सभ्यता को नष्ट कर दिया, लेकिन आधुनिक विज्ञान और रिसर्च ने इस पुराने हिंसक आक्रमण के सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो फिर असली वजह क्या थी? आधुनिक सहमति एक कहीं अधिक खतरनाक और प्राकृतिक कारण की ओर इशारा करती है, जलवायु परिवर्तन। ये विनाश रातों रात नहीं हुआ था, बल्कि एक धीमी और दर्दनाक मौत थी। पर्यावरण में भारी बदलाव आए। महान सरस्वती नदी, जो उनकी जीवन रेखा थी, वो सूखने लगी। दूसरी तरफ सिंधु नदी ने विनाशकारी बाढ़ का रूप ले लिया। मॉनसून की बारिश कम होने से वो मजबूत कृषि व्यवस्था चरमरा गई, जिसने इतने बड़े साम्राज्य को टिकाकर रखा था। खेत बंजर हो गए, व्यापार ठप हो गया, और जब जीने के साधन ही नहीं बचे तो पूरा का पूरा सिस्टम ढह गया। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ईंटों से लेकर जल निकासी और व्यापार तक अपने पर्यावरण पर पूरी महारत हासिल कर ली थी, लेकिन फिर भी अंततः वे जलवायु परिवर्तन के आगे घुटने टेक बैठे। आज जब हमारे आधुनिक महानगर ग्लोबल वार्मिंग, भयंकर बाढ़ और चरम मौसम का सामना कर रहे हैं, तो क्या हम 4000 साल पुरानी उस खामोश चेतावनी को सुन रहे हैं जो हड़प्पा के खंडहर आज भी हमें दे रहे हैं?